नमस्कार जोहार। मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। झारखंड की बात में हम झारखंड के उन खबरों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि झारखंड में सुर्खियां बनी हुई रहती है। झारखंड के बात के इस एपिसोड को हम शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे लाल कलर का एक बटन है, उस बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो जो भी नए वीडियोज आएंगे इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वेब समाचार 24x7 का स्पेशल एपिसोड झारखंड की बात। झारखंड की बात के इस एपिसोड में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लालू प्रसाद यादव जी के बारे में। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी की जो सुनवाई चल रहा है झारखंड हाई कोर्ट में, बीते दिन ये आगे बढ़ा और आपको बता दें कि इस सुनवाई में जो है वो बहुत सारी बातें निकल के सामने आई, जिसमें जो प्रमुख तथ्य है वो हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जी को जो है वो 2 मामले में 7 साल की सज़ा दी गई है और ये दुमका कोषागार से कहे तो फर्जी तरह से निकासी का मामला, फिर से बहुत सारे ऐसे मामले थे जिनमें से 2 मामलों में जो है वो उनको 7 साल की सज़ा दी गई है। मतलब कुल उनकी सज़ा की अवधि जो है वो 14 साल है। अब लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई जो है वो अभी चल रही है। इस सुनवाई का क्रम जो है वो लगातार चल रहा है। लालू प्रसाद यादव जी के वकील का कहना है कि लालू जी को जो है वो जल्द से जल्द जमानत दिया जाए। इधर सीबीआई का कहना है कि क्योंकि लालू जी को जो है वो कुल मिला के 14 साल की सज़ा मिली है, तो अगर उनको जमानत मिलता है तो ये जमानत जो है वो 7 साल की सज़ा पूरी करने के बाद मिलनी चाहिए। और इधर जो है वो क्या कहना है लालू प्रसाद यादव जी के वकील का कि उनको जो है वो 7 साल की सज़ा मिली है, तो 3.5 साल पूरा करने के बाद जो है वो उनको जमानत मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि लालू प्रसाद यादव जी के जो वकील है, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है कपिल सिब्बल जी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस सुनवाई में शामिल हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि सीबीआई लालू यादव को जो है वो जेल से निकलने देना ही नहीं चाहती है। मतलब उनका ये साफ तौर पे वो सीबीआई पे आरोप लगा रहा है कि सीबीआई चाहती है कि लालू यादव जो है वो जेल में ही रहें और इसी वजह से सीबीआई जो है वो इस तरह के तथ्य जो है वो कोर्ट के सामने ला रही है। कपिल सिब्बल ने ये कहा कि सीबीआई चाहती है कि पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पे सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 14 साल की सज़ा जोड़ के की जाए। लेकिन झारखंड हाई कोर्ट में जो सुनवाई की जा रही है वो सुनवाई 7 साल की सज़ा जो है वो मान के की जा रही है। तो अगर 7 साल की सज़ा लालू यादव जी को मिली है तो उनको जो है वो 3.5 साल के बाद जो है वो जमानत मिल जाना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जब सुनवाई चल रही थी तो सीबीआई से इसका जवाब मांगा गया। झारखंड हाई कोर्ट ने जो है वो 3 दिन का समय दिया जवाब देने के लिए, लेकिन सीबीआई ने जो है वो सुनवाई के तुरंत ही बाद अपना जवाब जो है वो झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया। जवाब में सीबीआई ने साफ कहा कि लालू जी को जो है वो अलग अलग धाराओं में जो है वो 7-7 साल की सज़ा दी गई है। मतलब एक धारा में 7 साल और अन्य धारा में भी उनको 7 साल की सज़ा दी गई है, तो कुल उनकी सज़ा की अवधि हो जाती है 14 साल। और ये भी कहा गया है कि निचली अदालत के द्वारा कि जब उनको जो है वो एक धारा में उनकी 7 साल की सज़ा कंप्लीट हो जाएगी तब उनको जो है वो अन्य धारा में और 7 साल का सज़ा जो है वो कंप्लीट करना है। तो ऐसे में कुल मिला के सज़ा की अवधि हो जाती है 14 साल। तो फिर 14 साल में जब तक लालू जी जो है वो 7 साल की सज़ा नहीं कंप्लीट करते हैं तो उससे पहले जो है वो उनको जमानत कैसे मिल सकती है, ये सीबीआई के द्वारा अपील किया गया और दलील दिया गया झारखंड हाई कोर्ट में। अब इसकी सुनवाई जो है वो आगे की सुनवाई 16 अप्रैल को होने वाली है और उसमें कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि लालू जी के वकील के द्वारा भी जो बातें थे वो निकल के सामने आई। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कपिल सिब्बल जी ने अपनी बातें रखी। इधर सीबीआई को भी कहा गया कि 3 दिन के अंदर जो है वो अपना जवाब दाखिल करे, लेकिन सीबीआई ने भी
तुरंत ही सुनवाई के तुरंत बाद ही जो है वो अपना जवाब दाखिल कर दिया। अब ये पूरी तरह से कोर्ट के हाथ में है कि कोर्ट जो है वो इस पे क्या फैसला लेती है। कोर्ट जो है वो लालू यादव जी के जमानत याचिका पे क्या फैसला लेती है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले जो है वो ये खबरें जो है वो उड़ी थी कि अब जाके लालू यादव जी को जो है वो जमानत मिल जाएगी और लालू यादव जी जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अभी जो है वो पूरी स्थिति ये लग रही है कि अभी लालू यादव जी को जेल से निकलने में जो है वो टाइम लगने वाला है, क्योंकि पेच जो है वो फंसा हुआ है। ऐसा नहीं लगता है कि सॉल्यूशन जो है वो इतना आसान है कि लालू यादव जी जो है वो तुरंत ही जेल से बाहर निकल जाए, क्योंकि उनकी जमानत याचिका पे जो तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं, जो उन्होंने जमानत याचिका दायर की है उसमें जो सीबीआई तथ्य दे रही है वो तथ्य का भी एग्जामिनेशन जो है वो झारखंड हाई कोर्ट को करना है। और अगर सीबीआई के तथ्य जो है वो सही साबित होते हैं तो यहाँ पे जो है वो झारखंड हाई कोर्ट भी सीबीआई के पक्ष में फैसला ले सकती है। और अगर सीबीआई के पक्ष में फैसला जाता है तो लालू यादव जी को कम से कम 7 साल की सज़ा कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही लालू यादव जी जो है वो जेल से बाहर निकल पाएंगे। आपको बता दें कि लालू यादव जी जो है वो रांची के जेल में बंद है और अक्सर उनकी तबीयत खराब रहती है तो वो रिम्स के पेइंग वार्ड में ही मिलते हैं। कोरोना को देखते हुए उनको जो है वो रिम्स के निदेशक के कैली बंगले में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद से उनको जो है वो फिर से पहले की तरह ही उनके लिए व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब जो भी नया अपडेट आएगा 16 अप्रैल को इस पूरे केस में, उसको हम सबसे पहले आपके लिए झारखंड की बात में हम आगे बात करते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बयान को इसलिए हम इतनी प्रमुखता से उठा रहे हैं क्योंकि उनका जो है वो लगातार बयान इस मामले में सामने आ रहा है। और बन्ना गुप्ता जी ने ये कहा है कि भारत सरकार जो है वो पाकिस्तान को 45 लाख कोरोना वैक्सीन दे रही है, लेकिन झारखंड जैसे राज्य को मात्र 2 लाख वैक्सीन जो है वो भेजा गया है। साथ ही बन्ना गुप्ता जी ने ये सवाल उठाया है कि वेंटिलेटर ऑक्सीजन के लिए भी उनको जो है वो कहे तो लाइसेंस नहीं मिला है। और साथ ही बन्ना गुप्ता जी ने ये भी कहा है कि मोदी जी ने ये कहा था कि 20 लाख करोड़ रुपए देंगे, वो 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ है। ये सभी कुछ सवाल है जो बन्ना गुप्ता जी ने उठाए हैं और मीडिया से सामने आके कहा है। गिरिडीह में उन्होंने ये पूरा बयान दिया है और इससे पहले भी लगातार बन्ना गुप्ता जी का बयान जो है वो इस पूरे मामले में आ रहा है। पिछले दिनों भी उन्होंने मीडिया के सामने आके ये कहा था कि झारखंड में जो है वो कोरोना वैक्सीन का डोज जो है वो ख़त्म होने वाला है, 1-2 दिन का ही स्टॉक जो है वो बचा हुआ है झारखंड में, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद से उनका ये बयान आ जाना कि भारत सरकार जो है वो पाकिस्तान को 45 लाख कोरोना वैक्सीन दे रही है, लेकिन झारखंड जैसे गरीब राज्य को वैक्सीन जो है वो 2 लाख ही दिया जा रहा है। और इसके साथ ही मोदी सरकार पे इतने सारे सवाल उठाना, उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी सरकार जो है वो रोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कोरोना भगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना नहीं भागने वाला है, इसके लिए उनको काम करना है। साथ ही बन्ना गुप्ता जी ने ये भी कहा कि ये पूरा जो भी महामारी है अभी ये लोगों की समझ में आ रही है, तो अब धीरे धीरे जो है वो स्थिति कंट्रोल में कर ली जाएगी। इतनी सारी बातें जो है वो बन्ना गुप्ता जी ने की और उन्होंने जो है वो मीडिया से मुखातिब होकर सारी बातें की। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सामने निकल के जो आई है वो हम आपको बताते हैं। अब ये एक देखने वाली बात है कि आखिर इस समय जो वो राज्य कांग्रेस शासित राज्य है या जिन राज्यों में जो है वो कांग्रेस की सरकार है, वो कोरोना वैक्सीन का मामला जो है वो क्यों उठा रही है, क्योंकि इसका रीज़न भी जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने अभी देखा होगा राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ से भी कोरोना वैक्सीन का मामला उठा कि कोरोना वैक्सीन का स्टॉक जो है वो ख़त्म होने वाला है। और उसके बाद ही झारखंड से भी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी जो कि कांग्रेस में है, उन्होंने ये पूरा मामला उठाया कि स्टॉक जो है वो ख़त्म होने वाला है। और जब स्टॉक ख़त्म होने वाला का मामला जो है वो शांत हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक नया मामला उठा दिया कि पाकिस्तान को जो है वो 45 लाख कोरोना वैक्सीन दिया गया है। अब इस पे जो है वो बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सभी तथ्य जो है वो सभी के सामने आने चाहिए, क्योंकि बयान से ही जो है वो असलियत सामने नहीं आती है, तख्तों से असलियत सामने
सामने आती है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कोरोना वैक्सीन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं गया है, हम एक प्रगतिशील देश है और हम इस पूरी दुनिया को अपने साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को जो है वो भारत में बहुत जल्दी डेवलप किया गया। इसके लिए यहाँ के जितने भी मेडिकल साइंटिस्ट हैं सभी कोई तारीफ होनी चाहिए, साथ ही यहाँ की सरकार की भी तारीफ होनी चाहिए कि सरकार ने जो है वो पॉजिटिव रवैया अपनाया, तभी जो है वो इस तरह से काम होने पाया कि भारत में अन्य अन्य तरह की जो है वो कोरोना वैक्सीन बन गई है। साथ ही करोड़ों लोगों को जो है वो इसकी डोज भी लग चुकी है और काम जो है वो अनवरत चल रहा है। अब इसके साथ ही जिन देशों में जो है वो कोरोना वैक्सीन की सुविधा नहीं उपलब्ध है और जो गरीब देश है, चाहे वो कोई भी देश हो, इस महामारी के दौर में भारत जो है वो हर एक देश की मदद कर रहा है। यहाँ पे ये भी नहीं देखा जा रहा है कि कौन देश जो है वो हमारा दोस्त है और कौन देश जो है वो हमारा दुश्मन है। हम एक संवेदना के नाते, हम एक सकुशल देश के नाते और हम इस दुनिया के कहे तो उभरते हुए सितारे के नाते पूरी दुनिया की जो है वो मदद कर रहे हैं। और हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि कौन हमारा दुश्मन है कौन हमारा दोस्त है, क्योंकि ये महामारी का समय है और महामारी के समय ये चीज़ें जो है वो नहीं देखी जाती है। तो भारत जो है वो ये रवैया अपना रहा है, जिसको जो है वो समझना चाहिए कांग्रेस को। अब कांग्रेस के शासित राज्यों से ये बयान क्यों आ रहा है? ये बयान इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का बयान आया। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पे वार किया था। उन्होंने ये साफ कहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो कोरोना वैक्सीन सभी विदेशों में बांट रहे हैं, दूसरे देशों में बांट रहे हैं, तो अपने ही देश में कोरोना वैक्सीन की कमी ना हो जाए। इस चीज़ को लेकर राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया था। अब इसके बाद से भारत सरकार के नुमाइंदों ने सामने आके ये कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन की कमी जो है वो कभी नहीं होने वाली है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन भारत में लगातार बन रही है और हमारी प्रोडक्शन की क्षमता बहुत ज़्यादा है और हमारी इतनी क्षमता है कि हम दूसरे देशों की मदद करने पाए, तभी जो है वो हम दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं। इस पे राहुल गांधी जी का बयान आ जाता है कि मोदी सरकार जो है वो वाहवाही लूटने के लिए दूसरे देशों में जो है वो कोरोना वैक्सीन बांट रही है। फिर सरकार के नुमाइंदों का जो है वो ये बयान आता है कि वो संवेदना के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व को जो है वो हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास ऐसी काबिलियत है कि इस महामारी से लड़ने में हम पूरे विश्व के साथ खड़े रह पाए। अब यही आने के बाद, ये सारी बयानबाजी होने के बाद, जो राज्य कांग्रेस शासित राज्य है या जहाँ पे कांग्रेस सरकार का हिस्सा है, वहाँ से बार बार ये सवाल उठने लगे कि कोरोना वैक्सीन जो है वो उनके पास ख़त्म हो रही है, कोरोना वैक्सीन का डोज उनके पास ख़त्म हो रहा है। अब इसमें असलियत क्या है? जैसा कि राजस्थान से भी सवाल उठे, जैसा कि झारखंड से भी बन्ना गुप्ता जी ने सवाल उठाए और बार बार जो है वो मोदी सरकार पे वार कर रहा है। तो अब इसमें असलियत क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सरकारी कोई भी काम हो रहा है, अब उसमें पूरी तरह से रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, सरकार को के पास पूरा स्टेटस है। जिस राज्य में भी कोरोना वैक्सीन की कमी हो रही है, मतलब सरकार के स्टॉक में जो है वो ये दिख रहा है कि अब यहाँ पे स्टॉक भेजा जाना चाहिए, वहाँ पे तुरंत ही स्टॉक जो है वो पहुँच जा रहा है और ये चीज़ जो है वो सही है और सरकार जो है वो अपने तयशुदा प्रोग्राम के हिसाब से काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जो है वो कोरोना वैक्सीन की कमी हो रही है और ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है और हमारे देश में जो है वो कोरोना से लड़ने के लिए तत्परता से काम हो रहा है। अब इसको मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि बन्ना गुप्ता जी का बयान आने तक ही जो है वो बयान आया और कहे तो कोविशील्ड और एक और जो इसका वैक्सीन है जिसको कहे तो भारत सरकार निर्माण करती है, दोनों वैक्सीन के डोजेज जो है वो झारखंड में पहुंच गए। और आपको हम ये बता दें कि कोविशील्ड के 2 लाख डोजेज और साथ ही जो ये एक और जो कोरोना वैक्सीन है उसका 10 लाख डोज जो है वो झारखंड में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि पहले ही 21 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वो झारखंड में टीका लग चुका है। तो जब ये डोजेज झारखंड जो रांची के एयरपोर्ट पहुंची, क्या उसके बाद से ऐसा लगता है कि भारत सरकार के पास जो है वो वैक्सीन की कमी नहीं है? बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नहीं है। वैक्सीन जो है वो
प्रचुर मात्रा में कहे तो उपलब्ध है। और ये भी हम कह सकते हैं कि सरकार जो है वो इसकी देख रेख कर रही है कि कहाँ पे वैक्सीन जो है वो कम हो रहा है। जैसे ही सरकार के रिपोर्ट में ये आ रहा है कि अब जो है वो वैक्सीन 1-2 दिन के लिए ही बची है, तुरंत ही सरकार के तरफ से डोज जो है वो भिजवा दिया जा रहा है। और ये चीज़ें जो है वो झारखंड के भी मामले में देखने को मिला। झारखंड की बात में हम आगे बात करेंगे मधुपुर उपचुनाव 2021 के बारे में। आपको बता दें कि जैसा कि कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन चल रहा है और इसी बीच जो है वो मधुपुर उपचुनाव 2021 हो रहा है। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि क्योंकि यहाँ के विधायक हाजी हुसैन अंसारी जी की मौत हो चुकी है और इसी के कारण ये सीट जो है मधुपुर सीट खाली हुआ और इस सीट से उन्हीं के बेटे जो कि झारखंड सरकार में मंत्री बन चुके हैं हाफिजुल हसन जी चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी के तरफ से आजसू से बीजेपी में आए गंगा नारायण सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे प्रत्याशी हैं मैदान में, लेकिन जो पूरा मुकाबला है वो बीजेपी और जेएमएम के बीच में है मधुपुर में। ये राजनीतिक हालात की हमने बात की। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या खबर निकल के सामने आई है। मधुपुर उपचुनाव 2021 के लिए जो नई खबर निकल के सामने आई है वो ये है कि इस बार का जो चुनाव होगा मधुपुर में वो उसका जो समय अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है। मतलब 2019 में जो समय अवधि तय किया गया था विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान के लिए, मधुपुर उपचुनाव में इसमें जो है वो 1 घंटा जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब जो है वो सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी शाम को 6 बजे तक, और ये 2019 में जो है वो 7 बजे से लेके 5 बजे तक था। मतलब अब जो है वो ज़्यादा लोग मतदान कर सकेंगे। सुबह 7 बजे से मतदान चालू होगा और शाम 6 बजे तक जो है वो मधुपुर में मतदान होंगे। और हम आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग ने जो है वो इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली है। कुल मिला के आपको बता दें कि 409 जो है वो मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 409 मतदान केंद्र के साथ जो है वो 78 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। जहाँ जहाँ 1000 से ज़्यादा मतदाता है वहाँ पे वही बिल्डिंग में जो है वो एक अन्य सहायक मतदान केंद्र भी बनाया गया है। और ये जो है वो झारखंड सरकार के जो कहे तो काम करने का जो पूरा रवैया है, और कहे तो झारखंड सरकार जो है वो अभी कोरोना को लेके बहुत ज़्यादा ही सक्रिय दिख रही है। तो इस दरमियान जो है वो चुनाव आयोग ने भी अपनी सक्रियता दिखाई है और उन्होंने जो है वो चुनाव के जो तौर तरीके हैं उसमें फेरबदल किया है। और कुल 409 मतदान केंद्रों पे जो है वो मतदान किए जाएंगे, जिनमें जो है वो जहाँ जहाँ 1000 से ज़्यादा वोटर है वहाँ वहाँ सहायक उसी बिल्डिंग में सहायक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। तो 409 मतदान केंद्रों के साथ 78 जो है वो उप मतदान केंद्र या कहे तो सहायक मतदान केंद्र भी होंगे मधुपुर में। अब जो है वो कोरोना के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है इन मतदान केंद्रों में ये भी हम आपको बताएंगे। तो साफ तौर पे जो है वो थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही लोगों से ये अपील किया गया है कि 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, इसका पालन किया जाए। साथ ही मास्क को जो है वो अनिवार्य किया गया है। सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है और अगर ये सब चीज़ें जो है वो लोग पालन करेंगे उसके बाद ही जो है वो उनको मतदान केंद्र में या मतदान कक्ष में प्रवेश करने की इजाज़त प्रशासन के द्वारा दी जाएगी। ये मधुपुर को लेके आई हुई लेटेस्ट अपडेट है। आपको बता दें कि मधुपुर की जो कुल आबादी है वो है 3,21,193 और यहाँ पे जो पुरुष वोटर है वो है 1,59,754 और जो महिला वोटर है वो है 51,439। तो
ये वोटर जो है वो अपना प्रतिनिधि जो है वो तय करेंगे। और मधुपुर चुनाव के क्या रंग निकल के सामने आते हैं, क्या रिजल्ट निकल के सामने आते हैं, ये 2 मई को सबके सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि मधुपुर चुनाव जो है वो झारखंड में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि नए मंत्री बने हफीजुल हसन जी जो है वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। और हफीजुल हसन जी जो है वो झारखंड सरकार में मंत्री है, लेकिन झारखंड विधानसभा में जो है वो अभी तक विधायक नहीं बने हैं, तो उनके लिए भी ये चुनाव जो है वो जीतना जरूरी है। इधर बीजेपी ने भी अपनी एड़ी चोटी के जोड़ जो है वो मधुपुर चुनाव में लगा दी है। बीजेपी का पूरा कैडर जो है वो मधुपुर चुनाव में उतर चुका है, और कहे तो बड़ी तेजी से जो है वो प्रचार प्रसार का काम चल रहा है। मधुपुर की जो मूलभूत समस्याएं है, बिजली, पानी, सड़क, वो वैसे की वैसे ही है। हम लोग जो मधुपुर में हमने पब्लिक ओपिनियन किया था, वहां से लोगों की ये चीजें निकल के सामने आई कि कितने भी प्रतिनिधि सामने आ जाए, कितने भी वहां से विधायक मंत्री बन जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो भी मधुपुर से विधायक बनता है वो झारखंड सरकार में मंत्री जरूर बनता है। और इतने मंत्री जो है वो दिए हैं मधुपुर ने, लेकिन अभी भी जो है वो मधुपुर में जो मौलिक विकास होना चाहिए, जो मूलभूत विकास होना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाया है। अभी भी वहां पे बिजली, पानी, सड़क जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है मधुपुर का, जिसपे जो है वो अभी तक काम नहीं हुआ है। मुद्दे और भी बहुत सारे हैं। रोजगार का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, वहां पे रोजगार की भी उपलब्धता नहीं है, वहां पे जो है वो खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन बिजली, पानी, सड़क एक ऐसा मौलिक मुद्दा है जो एक विधायक का काम होता है, लेकिन अभी तक भी वहां पे पूरा नहीं हुआ है। खास ही साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोड़ तो लगा दिया है, लेकिन बीजेपी के जो कैंडिडेट है गंगा नारायण सिंह जी, वो आंसू से आए हुए हैं। और यहाँ से जो बीजेपी के जीतते थे राज पलिवार जी, वो 2019 में चुनाव हार गए थे। और कहा यह जा रहा है कि 2019 में उनके चुनाव हारने की सबसे बड़ा वजह जो थे वो गंगा नारायण सिंह जी थे। और इस वजह से इस बार के चुनाव में राज पलिवार जी हो सके पूरी तरह से, राज पलिवार जी और उनके पूरे समर्थक जो है वो पूरी तरह से गंगा नारायण सिंह जी के पक्ष में कहे तो सपोर्ट ना करे। और ये अंदरूनी चीज़ें जो है वो कही जा रही है, लेकिन अब जो भी चीज़ें हैं वो जब रिजल्ट सामने आएगा 2 मई को, तो सभी चीज़ें जो है वो साफ हो जाएगी। और कौन जीतेगा 2021 का मधुपुर चुनाव, इससे आने वाले भविष्य में जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे उस पर जो है वो एक कड़ा कहे तो प्रभाव पड़ेगा। और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दें कि झारखंड में 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए और यहाँ पे सरकार बदली, जैसा कि यहाँ पहले रघुवर दास जी की सरकार चल रही थी, उसके बाद हेमंत सोरेन जी की सरकार आई। और आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जी के सरकार बनने के बाद से झारखंड में कुल मिला के अभी तक 3 उपचुनाव जो है वो हुए हैं। सीधे तौर पे कहे तो 2 उपचुनाव जो है वो हो चुके हैं, उसके नतीजे सभी को पता है। और एक चुनाव जो है वो मधुपुर का अभी चल रहा है, 17 तारीख को वोटिंग पड़ने वाला है और 2 मई को जो है वो इसका रिजल्ट आने वाला है। आपको बता दें कि 2 उपचुनाव जो पहले हुए उसमें दुमका से जेएमएम जीत चुकी है और बेरमो से भी कांग्रेस ने सीट जीता है। तो सीधे तौर पे कहे तो चेहरा तो हेमंत सोरेन जी का ही था। तो 2 चुनाव हुए हैं और दोनों में हेमंत सोरेन जी जो है वो जीत चुके हैं। अगर ये मधुपुर चुनाव में भी जेएमएम जीत जाती है तो यहाँ पे सीधे तौर पे ये बात हो जाएगी कि झारखंड में जेएमएम और हेमंत सोरेन जी के चेहरे के सामने जो है वो कोई नहीं है। अब बीजेपी जो है वो दूर दूर तक नहीं दिख रही है, क्योंकि 3 उपचुनाव होते हैं और तीनों में अगर बीजेपी हार जाती है झारखंड में तो फिर ये कहने ही वाली बात होगी कि तस्वीरें जो है वो किसी भी तरह से बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो तस्वीर 2019 में थी वही तस्वीर जो है वो अभी ही है। और अगर बीजेपी जो है वो अपना पैर जमाना चाहती है झारखंड की राजनीति में फिर से, तो उसको ये मधुपुर चुनाव जो है वो जीतना ही होगा। अगर ये मधुपुर चुनाव जो है वो बीजेपी जीतती है तब ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपना सम्मान बचाया है और 2 चुनाव जो बीजेपी पहले हारी है उससे जो है वो बीजेपी ने सीख लिया है और बीजेपी जो है वो आगे फिर कदम बढ़ाएगी और आगे जाके ये हो सकता है बीजेपी फिर से झारखंड के राजनीति में जो है वो शिखर पे पहुंचे। तो ये मधुपुर चुनाव जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकल के सामने आएगी और किसी के लिए
मंथन और किसी के लिए आगे की राह जो है वो आसान करने का काम करेगी। अगर जेएमएम जो है वो जीत जाती है तो जेएमएम का जो कहे तो विश्वास और हेमंत सोरेन जी को का जो फेस वैल्यू वो काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि 3 उपचुनाव होते हैं और तीनों ये उपचुनाव में जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जी का फेस वैल्यू जो है वो काम कर जाता है। और अगर बीजेपी जीत जाती है तो सीधे तौर पे बीजेपी के लिए ये कहना आसान हो जाएगा कि बीजेपी ने जो है वो इम्प्रूव किया है और बीजेपी का विजय रथ जो है वो अब चालू हो गया है और आगे चल के बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। झारखंड की बात के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में नए खबरों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और अभी तक भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का एक बटन है, उस बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तो जो भी नए वीडियोज आएंगे इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। धन्यवाद।